वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप यहां पर आकर आपने वो सारे जो इल्जामात और एक बड़ी साजिश इंडिया के अंदर जो चल रही है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दूसरे दीगर मुस्लिम तंजीमों को बदनाम करने के लिए, उन सारे साजिशों को नाकाम कर दिया है। मैं इसके लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं। ये जो कैंपेन हम चला रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस पूरे महीने में पूरे इंडिया के अलग अलग शहरों में इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं, जहां पर हम आवाम के पास जाकर आवाम तक हम सच्चाई को पहुंचाएंगे। जो पहला प्रोग्राम तिरुवनंतपुरम में हुआ था, जहां पर लाखों की तादाद में लोग आए थे, उसके बाद मदुरई, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद बेंगलोर, हैदराबाद, कर्नूल, मणिपुर, आज औरंगाबाद में हो रहा है, 2 दिन के बाद गोवा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, बिहार, पूरे इंडिया के जितने भी अहम शहर हैं, सारे शहर में जाकर आवाम तक पहुंचकर हम आवाम से कहेंगे हमें भी कुछ कहना है। महाराष्ट्र में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत 2010 में हुई। हालांकि पिछले 25 साल से तंजीम दूसरे रियासतों में काम कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में हमारी तंजीम 2010 में शुरू हुई। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये 2010 से लेकर 2007 का हमारा सफर है। यह आसान सफर नहीं है, बहुत ही मुश्किल सफर था, क्योंकि इस 7 साल के अंदर पूरी कोशिश की गई थी कि यह तंजीम को यहां पर आने से रोका जाए, यह तंजीम यहां पर शुरू होने से पहले ही से कुचला जाए। हमारे मेंबर्स को जो आज यहां पर स्टेज में बैठे हैं, जब यहां पर तंजीम शुरू हुई थी, मामूली एक पोस्टर लगाने के केस में हमारे मेंबर्स को, उनकी मां को, उनकी बहनों को स्टेशन में लेके जाकर केसेस डाला गया था। हमारे मेंबर्स जिन घरों में रहते थे, वहां के ओनर्स को कहा गया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स को आप भाड़े पर घर मत दो। जहां पर हमने ऑफिस लिया था, हमें ऑफिस में निकाला गया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आप ऑफिस मत दो। हमारे मेंबर्स के बारे में तमाम तंजीमों को इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटीएस, पुलिस के एजेंसीज ने मिलकर बताया गया था कि इन तंजीमों के साथ आप लोग मिलकर काम मत करो, ये टेररिस्ट हैं, ये उग्रवादी हैं। ये सारे इल्जामात हम पर लगाए गए, पूरे कोशिश किए गए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कुचला जा सके। लेकिन आज आप यहां पर देखिए, हजारों की तादाद में लोग यहां पर जमे हैं। यह हमारे लिए कामयाबी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को रोकना चाहते थे, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आज से 7 साल पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को रोकना चाहते थे, कि उगते हुए सूरज को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। कोशिश करो रोकने के लिए, कोशिश करो। बहुत से लोगों ने कोशिश किया। कर्नाटका की बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 साल कोशिश किया, कहा था कि हम पॉपुलर फ्रंट को खत्म कर देंगे। येडियुरप्पा ने कहा था पॉपुलर फ्रंट को जड़ से उखाड़ दूंगा। येडियुरप्पा और बीजेपी कर्नाटका में है, कहां है पता नहीं, पॉपुलर फ्रंट आज भी है। और आज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो या उसकी कोई भी पपेट एजेंसीज हो या उसके पैसे पर पलने वाले चंद न्यूज मीडिया के एंकर्स हैं, उनको हम चैलेंज करते हैं, आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को रोक के दिखाओ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आवाम की तंजीम है, यह किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ना तो यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स की प्रॉपर्टी है, ना तो यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स की प्रॉपर्टी है। यह आवाम की प्रॉपर्टी है, यह मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, यह माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टी है, यह दलितों की प्रॉपर्टी है, यह आदिवासियों की प्रॉपर्टी है, यह किसानों की प्रॉपर्टी है। जिन जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है, जिन जिन लोगों को कुचला गया था, उनकी प्रॉपर्टी है। पॉपुलर फ्रंट हमेशा कहता है, पॉपुलर फ्रंट का नारा है, हर मजलूम हमारा है।
ये आज हम देख रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है, एक डिफेमेशन का कैंपेन। चंद मीडिया हाउसेस, इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि मीडिया जो होती है, मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट के बारे में क्रिटिकल रहे। एक न्यूज बनाया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, NIA, एक डोसियर होम मिनिस्ट्री को दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करना है। सबसे पहले चीज, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मैं कहना चाहता हूं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन का काम, NIA का काम इन्वेस्टिगेशन कर कर कोर्ट को रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। NIA का काम इंटेलिजेंस का काम नहीं है। इंटेलिजेंस के काम के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है। अगर आपको लगता है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं काम करती, उसके लिए अगर आपको NIA को लाना है तो आपके लिए शर्म की बात है, NIA के लिए शर्म की बात है। आप अपना इन्वेस्टिगेशन का काम कीजिए और इंटेलिजेंस का काम NIA का काम नहीं है। लेकिन आज ये गवर्नमेंट NIA को इस्तेमाल कर रही है। हमने देखा कर्नल पुरोहित को छोड़ा गया, साध्वी प्रज्ञा को छोड़ा गया, और जो प्रोसिक्यूटर उनके खिलाफ केस फाइट कर रहे थे, उस प्रोसिक्यूटर पर NIA ने प्रेशर डाला कि आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, इन लोगों पर सॉफ्ट हो जाओ ताकि हम इन लोगों को रिहा कर सकें। आज इंडिया के अंदर जो NIA है, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, ये इंडिया में RSS का एजेंट और पपेट का काम कर रहा है। समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, ये सारे ब्लास्ट में इन्वॉल्व रहने वाले लोग, असीम आनंदा जैसे लोग जिन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर कन्फेशन किया है कि ये सारे ब्लास्ट में वो लोग इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों को NIA क्लीन चिट दे रहा है। और यही NIA पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक डोसियर दे रहा है। डोसियर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उस डोसियर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है कि 4 इल्जामात हैं, 4 एलिगेशंस। ये 4 इल्जामात की वजह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करना है। तो हम आपके सामने वो 4 एलिगेशन क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, ये झूठ को किस तरीके से फैलाया जा रहा है, ये आपके सामने मैं इंशाल्लाह बात रखूंगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत ही गौर फिक्र से ये बातें सुने ताकि आप उन लोगों तक ये बात पहुंचा सके जो आज यहां पर नहीं है। पहला चीज, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करना चाहिए क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जोसेफ नाम के एक आदमी का हाथ काटा था केरला में। 2010 में जोसेफ नाम का एक टीचर था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी जलील बातें कही थी, इतनी गंदे अल्फाजात को उसने इस्तेमाल किया था कि जिस क्रिश्चियन चर्च में स्कूल में वो काम करता था, उन क्रिश्चियन स्कूल ने उसे काम से निकाल दिया। वहां की जो लोकल चर्च थी, उस चर्च ने उसको कंडेम किया, उसको सस्पेंड कर दिया। यानी इतने गंदे अल्फाजात उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल किए थे। वहां के चंद मुकामी नौजवानों ने उस पर हमला किया, जिस हमले में उसके हाथ कट गए। वो एक प्योरली एक मुकामी मामला था, एक लोकल इंसिडेंट था। बहुत सारे गलियों में, बहुत सारे चौराहे में लोकल क्रिमिनल इंसिडेंट्स होते रहते हैं। उस तरीके से एक लोकल क्रिमिनल इंसिडेंट था जिसमें पॉपुलर फ्रंट के वहां के 1-2 लोकल मेंबर भी इन्वॉल्व थे, हम इनकार नहीं करते। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पहले दिन से ही इसकी पूरी तरीके से कंडेम किया था। केरला के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पुलिस को हमने कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा। दिल्ली के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस तरीके काम करने वाले पॉपुलर फ्रंट के लोग नहीं हो सकते, हमने कंडेम किया था। लेकिन फिर भी यहां पर किसी को भी उस टीचर से मोहब्बत नहीं थी। इन लोगों को अच्छा एक मौका मिल गया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे एक तंजीम को बदनाम किया जाए, और एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई 100 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, हमारे ऑफिसों पर रेड किया गया। ये तंजीम को हम खत्म कर देंगे। केरला के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा पॉपुलर फ्रंट को हम खत्म कर देंगे। हमने सब्र किया, कोर्ट में गए, और आखिरकार इसी NIA के स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इस जोसेफ हैंड चॉपिंग केस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई हाथ नहीं है। यह कोर्ट का डिसीजन है। क्यों ये
कोर्ट का जजमेंट मीडिया में नहीं आता। ट्रिपल तलाक का जजमेंट बड़ा आप चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, बाबरी मस्जिद का जजमेंट जो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, लेकिन जब वही कोर्ट पॉपुलर फ्रंट के हक में एक डिसीजन देता है, कहता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इस केस में कोई लेना देना नहीं है, ये जजमेंट हमारे न्यूज चैनल के एंकर्स हाथ में लेकर क्यों अपना गला चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलते? क्योंकि ये एजेंट हैं, क्योंकि ये दलाल हैं, ये सच्चाई आपके सामने नहीं रखेंगे। अब मैं आपको दूसरी अलग बातें बताता हूं। अगर क्रिमिनल इंसिडेंट्स के वजह से तंजीमों को बैन करना है, मैं आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रखता हूं। आरटीआई से हमने केरला के अंदर पिछले 6.5 साल, यानी इससे पहले की कांग्रेस हुकूमत के 5 साल और अभी के कम्युनिस्ट हुकूमत के 1.5 साल, ये 1.5 साल के हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से पुलिस के पास से हमने इंफॉर्मेशन लिया। आपको पता है उस इंफॉर्मेशन में क्या पता चला? केरला के अंदर कितने मर्डर्स हुए मैं बताता हूं आपको, पॉलिटिकल मर्डर्स। 24 पॉलिटिकल मर्डर्स में कम्युनिस्ट पार्टी इन्वॉल्व है। बीजेपी जो बहुत गाने गाती है, हम शुद्ध हैं, हम पर हमला हो रहा है, अमित शाह जाकर बड़े बड़े रैली कर रहा था, शर्म होना चाहिए उस बीजेपी को। वो बीजेपी की पार्टी के कैडर्स, आरएसएस के मेंबर्स 17 मर्डर केसेस में इन्वॉल्व है सिर्फ 6.5 साल के अंदर। मुस्लिम लीग के 4 हैं, कांग्रेस के 2 हैं, पॉपुलर फ्रंट के ऊपर 2 हैं। अगर आप पॉलिटिकल किलिंग्स के नाम पर बैन करना है तो सबसे पहले इनको बैन करो, फिर हमारे ऊपर हाथ डालो आप लोग। पूरे इंडिया के अंदर 2012 और 13 में 220 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं, पॉलिटिकल किलिंग्स हुए हैं, यानी सियासी पार्टियों के बीच में एक दूसरों का मर्डर। वेस्ट बंगाल के अंदर 48, मध्य प्रदेश के अंदर 50, बिहार के अंदर 46। कहीं पर भी पॉपुलर फ्रंट नहीं है, वहां पर तो दूसरे अलग अलग पार्टी है। क्यों उन पर बैन की बात नहीं करते आप लोग? मैं यहां पर कहना चाहता हूं, हमारे बेंगलुरु के जबान में कहते हैं, एक कहावत है, एक आंख को सुनना दूसरे आंख को चुनना। यानी एक ही काम कोई और कर रहे तो आपका कानून दूसरा, वही काम आरएसएस वाले करें तो कानून दूसरा। दूसरी बात, दूसरा इल्जाम हम पर लगाया गया कि नारात नाम के एक जगह पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने टेररिस्ट कैंप चलाया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हर साल एक कैंपेन चलता है, उस कैंपेन का नाम है हेल्थी पीपल हेल्थी नेशन। हम लोग योगा कैंप चलाते हैं हर साल और ओपन मैदान में चलाते हैं। और ये जो नारात 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 कह रहे हैं, नारात में भी जो हमारा कैंप था ओपन ग्राउंड में था, दीवार भी नहीं था। कोई स्कूल जाने वाला बच्चा भी कहेगा कि कौन से बेवकूफ लोग हैं जो टेररिज्म का इल्जाम लगा रहे हैं ऐसे कैंप पर जो खुले मैदान में चल रहा था। हमारे 21 मेंबर को अरेस्ट किया गया और वहां पर मीडिया को बुलाकर ऐसा एक न्यूज बनाया गया कि वहां पर एक बाल्टी मिली थी, कहा कि ये बाल्टी बॉम्ब है। वहां पर एक चप्पल मिला था, कहा था कि ये चप्पल बॉम्ब है। वहां पर एक सॉक्स मिला था, कहा गया कि ये सॉक्स बॉम्ब है। जो जो चीज मिला वो बॉम्ब बन गया था। यूएपीए केस डाला गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए आपको पता होना चाहिए, पोटा के बाद उससे खतरनाक कानून यूएपीए, वो डाला गया। हम कोर्ट में गए, फाइनली केरला हाई कोर्ट ने एनआईए के ये जो भी इल्जामात एनआईए ने टेररिज्म का डाला था, केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो भी टेररिज्म के केसेस हैं, ये जो भी टेररिज्म के इल्जामात हैं, ये बेबुनियाद है और इन केसेस से आपको यूएपीए हटाना होगा। एनआईए सुप्रीम कोर्ट को गई, एनआईए को तसल्ली नहीं हुई कि हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अर्जी को कबूल ही नहीं किया, वहीं से रिजेक्ट कर दिया। हमारे पास आने की जरूरत नहीं। केरला हाई कोर्ट ने जो कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं, यही सच्चाई है। अब ऑफिस में बॉम्ब मिलना, टेररिज्म की बातें करना, मैं आपको बताता हूं कहां पर बॉम्ब मिले। दूर की बात मत जाओ, ओनली 2 वीक्स बैक, 2 हफ्ते पहले केरला के अंदर कन्नूर में बीजेपी के ऑफिस के अंदर तलवार भी बॉम्ब मिले, तलवार भी बॉम्ब मिले। क्यों बैन की बात नहीं आती बीजेपी पर? 2006 में आपके महाराष्ट्र में नांदेड़ में 2 बजरंग दल के मेंबर बॉम्ब बनाते हुए बॉम्ब फटकर मर गए। कानपुर के अंदर 2 बजरंग दल के मेंबर 2008 में बॉम्ब बनाते बनाते मर गए।
तमिलनाडु में तेनकासी में आरएसएस के ऑफिस के अंदर पाइप बॉम्ब मिला। ये सब जब हो जाता है, यहां पर बहन की बातें नहीं आती। जब आरएसएस के ऑफिस में बॉम्ब मिलते हैं, तलवार मिलते हैं, बैन की बातें नहीं आती। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ओपन मैदान में एक योगा कैंप करता है, तब भी आप कहते हैं कि टेररिज्म कैंप चल रहा है। यह झूठ हम लोगों के सामने लाना चाहते थे। तीसरी बात, बहुत ही मजेदार बात है, बहुत ही मजेदार इल्जाम लगाया है एनआईए ने, वो ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराकर, इंटरव्यू लेकर, लोगों को सिलेक्ट कर ट्रेनिंग कर सीरिया और इराक को भेजते हैं आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए। पूरे अच्छी उनकी ट्रीटमेंट करके तैयार करके आईएसआईएस को भेजना चाहते हैं। देखिए, यहां बैठे हुए जितने मुस्लिम लीडर्स हैं, यहां बैठे हुए जितने उलमा हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं और पूरी कौम के लोग हमारे उलमाओं को मुबारकबाद देना चाहिए। क्यों पता है आपको? ये जो बड़ा आईएसआईएस कर रहे हैं ना, पूरे इंडिया से कितने मुसलमान सीरिया गए हैं? आप न्यूज में जो आ रहा है आपको लगेगा हजारों की तादाद में गए हैं, है ना, लाखों की तादाद में गए हैं। आपको पता है कितने लोग गए हैं? 100 लोग भी नहीं गए। यानी इंडिया में मुसलमानों की तादाद 18 करोड़ है, 18 करोड़ में 100 लोग भी नहीं गए, जो 0.0000001 भी नहीं है। इंडिया के मुसलमानों ने, इंडियन मुस्लिम्स ने, इंडियन मुस्लिम लीडर्स ने, इंडियन मुस्लिम उलमाओं ने, इस इंडियन मुस्लिम तंजीमों ने, इंडियन मुस्लिम अवाम ने आईएसआईएस को रिजेक्ट कर दिया है। और यह बात मैं नहीं कहता, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी यह बात करते हैं कि इंडिया सबसे लीस्ट इंपैक्टेड है। और एक स्टोरी बनाया जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग आईएएस को जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के साइबर सेल, सोशल मीडिया सेल के आदमी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट थे, पकड़े गए। बीजेपी टेररिस्ट नहीं होती। आईएसआई के पेरोल पर काम करने वाले इनके आईटी सेल के लोग, ये लोग टेररिस्ट नहीं है। बीजेपी के एक बहुत, आरएसएस का एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट वैदिक पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद नाम के एक टेररिस्ट के साथ मिलकर बैठकर चाय पी के डिस्कशन कर आता है। हाफिज सईद ऐसा आदमी है, इतना बड़ा टेररिस्ट है, वो किधर है किसी को नहीं पता। इंडिया के रॉ को नहीं पता, इंडिया की इंटेलिजेंस को नहीं पता, आर्मी को नहीं पता, लेकिन आरएसएस का आदमी पाकिस्तान में जाकर हाफिज सईद के साथ बैठकर चाय पीकर आता है और उसको आप टेररिस्ट नहीं कहेंगे। ये असल टेररिस्ट है। और आखिरी इल्जाम, ये उस सबसे ज्यादा मजेदार इल्जाम है, वो है लव जिहाद का। सुनकर है लव जिहाद के बारे में? सुनकर है? असल में ये लव जिहाद नहीं था। 2010 में इसका ओरिजिनल नाम रोमियो जिहाद था। रोमियो जिहाद, 2010 में इसको रोमियो जिहाद कहते थे। फिर रोमियो जिहाद उतना अच्छा नहीं दिखा, इसलिए चेंज करके लव जिहाद कर दिए। केरला के अंदर संघ परिवार ने एक कैंपेन चलाया था कि चंद मुस्लिम तंजीमें हैं जो अपने मुस्लिम नौजवानों को अच्छा इंग्लिश सिखाकर, बाइक देकर, जीन्स पैंट पहनाकर, अच्छा फेशियल कराकर, हेयर स्टाइल कराकर, कॉलेजों के बाहर भेजकर हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों और दूसरे धर्म के लड़कियों को लव अफेयर में फंसाकर फोर्सफुल शादी करके उनको सीरिया भेज देते। ऐसा ही इल्जाम आरएसएस ने लगाया था, संघ परिवार ने लगाया था। मीडिया में बहुत न्यूज आया। तब केरला हाईकोर्ट ने 2010 में वहां के केरला के डीजीपी को कहा कि आप एक रिपोर्ट पेश करो केरला हाईकोर्ट को। और केरला हाईकोर्ट के डीजीपी जेकब पुन्नुस उस टाइम पर डीजीपी थे, उन्होंने केरला हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट पेश किया था कि केरला के अंदर लव जिहाद नाम का चीज कुछ भी नहीं है, एक बेकार की बात है। उसी 2010 में कर्नाटक के अंदर एक पागल आदमी है प्रमोद मुतलिक, वो भी चिल्लाना शुरू कर दिया यहां पर भी रोमियो जिहाद लव जिहाद है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो को कहा कि आप रिपोर्ट दो। कर्नाटका की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी ये रिपोर्ट दिया कि लव जिहाद नहीं है।
तो लव जिहाद, जब पुलिस कहती है लव जिहाद नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहता है लव जिहाद नहीं है, हाई कोर्ट कहता है लव जिहाद नहीं है, तो फिर ये आरएसएस बीजेपी वाले लव जिहाद क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये लव जिहाद एक पॉलिटिक्स है। असल में ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है, ये बताकर कि हिंदुओं को, उसके बाद दूसरे धर्म के लोगों को, कि देखो आपकी बेटियां सेफ नहीं है, देखिए आपके बेटियों को ये लोग भगा कर लेके जाके शादी करके सीरिया भेज देंगे, अगर आप अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दो। ये एक थर्ड क्लास पॉलिटिक्स बीजेपी खेल रहा है लव जिहाद का। डॉक्टर हादिया का केस लेके आ गए कि डॉक्टर हादिया को फोर्सफुल कन्वर्ट किया गया। एक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, अपने मर्जी से जो इस्लाम कबूल की थी, हाई कोर्ट ने 3 बार उसको, उसके हेबियस कॉर्पस को रिजेक्ट करके 3 बार उसे सत्य सरणि नाम के एक इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए भेजा था। उस डॉक्टर हादिया को शादी उसका कैंसिल कर दिया जाता है, यह कहकर के जब उसकी शादी हुई वो मानसिक संतुलन में नहीं थी। हम पर यह इल्जाम लगाया गया कि हमने डॉक्टर हादिया को कन्वर्ट किया। असल में ये 3 साल पहले हुआ था। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये कन्वर्शन के धंधे में नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एजेंडा भी नहीं है दीन की कन्वर्शन कराना या दावत का काम करना, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया के हर एक सिटीजन को कोई भी मजहब पर चलने की पूरी आजादी है, और जब भी कोई किसी भी हिंदुस्तानी के इस कॉन्स्टिट्यूशनल हक पर हमला करने की कोशिश करेगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सबसे पहले वहां पर रहेगा। ये पूरे इल्जामात बेबुनियाद है। और उसके अलावा आप जानते हैं क्या हुआ? केरला के अंदर डॉक्टर श्वेता नाम की एक औरत, जिसने क्रिश्चियन लड़के से शादी की थी, डॉक्टर श्वेता को आर्य योगा सेंटर के अंदर लेके जाकर सेक्सुअल अब्यूज किया गया, फिजिकल टॉर्चर किया गया। डॉक्टर श्वेता ने कहा कि मेरे साथ वहां पर 60 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने अन्य धर्म के लोगों से शादी किया था। ये जो संघ परिवार के चलाने वाले योगा सेंटर्स हैं, इन योगा सेंटर्स में ऐसी लड़कियों को लेकर आकर फिजिकल टॉर्चर, सेक्सुअल अब्यूज करके जबरदस्ती उनको अपने हस्बैंड से दूर करके वापिस अपने घर भेजने की काम चल रहा है। ये कहीं पर भी नहीं आता, ये किसी को नहीं चाहिए। ये कौन सा जिहाद है? ऐसे काम जब आप करते हैं न्यूज में नहीं आता। तो ये सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए हमने एक कैंपेन की थी। मैं मेरी बात खत्म करते हुए एक छोटा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसे इल्जामात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर क्यों आते हैं। नंबर 1, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस दिन से हम शुरू हुए हैं उस दिन से हमने आरएसएस के खिलाफ अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड रखा है। कौमवाद के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ, फैसिज्म के खिलाफ, फिस्तायत के खिलाफ हमने अनकॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन रखा है। हमें ये एडजस्टमेंट सब नहीं आता, हमने कभी आरएसएस के साथ एडजस्टमेंट किया नहीं, और इंशाल्लाह जब तक आखिरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मेंबर रहेगा और उसके जिस्म में आखिरी सांस रहेगी, तब तक हम लोग आरएसएस और कम्युनलिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। एक बहुत बड़ा एक साजिश किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि आरएसएस हिंदुओं की तंजीम है। नहीं, आरएसएस हिंदू विरोधी तंजीम है। हिंदू धर्म राम, कृष्ण, संतों की धर्म है। आरएसएस हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो हिंदुत्व को मानते। हिंदुत्व क्या है? सावरकर नाम का एक शख्स था जिसको अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार भेजा था। अंडमान निकोबार में उसको इतना तकलीफ हुआ कि उसने वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिख कर दे दिया, मुझे एक बार यहां से छोड़ दो, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। अंग्रेजों का पांव चाटकर यहां पर आकर उसने हिंदुत्व नाम का एक कॉन्सेप्ट बनाया। यह कहा कि 2 नेशन थियरी, हिंदू और मुसलमान अलग हैं। ऐसे गद्दार सावरकर को मानने वाली गद्दार तंजीम आरएसएस है, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस आरएसएस के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दूसरी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों के अंदर एक पॉजिटिवनेस बात लाती है। हम जो तकलीफात हैं, तकलीफात की बात नहीं करते, जो प्रॉब्लम हुए प्रॉब्लम की बात नहीं होते। हमारा सीधा बात है, जो हो गया उसके बारे में रो कर कुछ होने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे मुसलमान जो हैं आज इतने नेगेटिव कम्युनिटी है, किसी का भी मोबाइल फोन उठा के देख लीजिए, उस मोबाइल फोन का व्हाट्सएप आप देखेंगे, वो व्हाट्सएप में 2 ही टाइप के न्यूज आते हैं। या तो कहीं पर पहलू खान अखलाक को मार पड़ रहा है ऐसा वीडियो, या फिर और एक मैसेज आएगा, ये 10 लोगों को फॉरवर्ड करो बरकत आ जाएगी।
ऐसे छोड़े तो हमें कोई मैसेज ही नहीं आते, इतने नेगेटिव है हम लोग। हम कहते हैं नेगेटिवनेस छोड़ो, इज्जत के साथ जियो। हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर शेर का एक दिन है। ये पॉजिटिवनेस की बात हम लोग कर रहे हैं। ये नेगेटिव बातें छोड़ दो, ये रोना धोना छोड़ दो, जो हुआ उससे सीखो, आगे क्या करना है उसके बारे में प्लान बनाओ। ये पॉजिटिवनेस इन्हें पसंद नहीं है। तीसरी चीज, हम मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं। आज आप देखेंगे मुसलमानों की तादाद कितनी है। आईएएस ऑफिसर्स में 3.5%, पुलिस में 4%, रेलवे में 4%, आर्मी में 4%, 14% रहने वाली एक मुस्लिम कम्युनिटी। हर जगह 3 या 4% है। सिर्फ एक ही जगह है जहां पर हम हमारे पॉपुलेशन से ज्यादा है, वो है जेल। बाकी हर जगह पॉपुलेशन से कम। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहता है कि एजुकेशन कर लो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्कूल चलो कैंपेन इंडिया का सबसे बड़ा, गवर्नमेंट के बाद चलाने वाला सबसे बड़ा एजुकेशनल कैंपेन इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का है। हम जब कहते हैं पढ़ो लिखो, एजुकेशन में आओ, पॉलिटिक्स की बात करो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करो, ये इन्हें पसंद नहीं। इन्हें रोना धोना पसंद है। चौथी चीज, हम दूसरे तंजीमों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ मिलकर काम करते हैं। पॉपुलर फ्रंट एक ऐसी वाहिद तंजीम है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करती। कर्नाटका के अंदर जब चर्चों पर हमला हुआ था, उन चर्चों पर हमला होने के बाद सबसे पहले चर्चों के बाहर, चर्चों की हिफाजत के लिए रुकने वाले अगर कोई थे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स थे। दलितों पर जब हमला होता है, दलितों के हक के लिए लड़ने वाली तंजीम है। आदिवासी भाइयों को उनके जंगलों से भगाया जा रहा है, उन आदिवासियों के लिए लड़ने वाली एक तंजीम है। आदिवासी संगठनों के साथ, दलित संगठनों के साथ, क्रिश्चियन संगठनों के साथ, सेक्युलर संगठनों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, सबके साथ मिलकर एक अलायंस बनाने वाली एक तंजीम है। ये इन्हें पसंद नहीं। इन्हें क्या है, मुसलमान सिर्फ अपना ही रोना धोना रहना है। ये हमेशा जिंदगी भर वक्फ की बात करो, हमेशा जिंदगी भर अपने अंदर की बातें करो। ये लोग दूसरी बातें नहीं करना, दूसरों के साथ मिलकर बात नहीं करना। और आखिरी चीज क्यों हमें अपोज करते हैं वो ये है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कैडर बेस्ड तंजीम है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अंदर मजमा नहीं है, क्राउड नहीं है, मॉब नहीं है, कैडर्स हैं। देखिए अपने अतरफ ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले कैडर्स रुके हैं। चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, मैं यहां पर रुककर चैलेंज करता हूं, एक भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कैडर जब तक हम नहीं कहेंगे हिलेगा नहीं यहां से। ये ट्रेनिंग हमने दिया है, ये कैडर्स हैं, हर तकलीफ का सामना करने वाले कैडर्स हैं। इनको मोरल रिफॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ आवाम के साथ हमारा एक टच है। देखिए हमारे ऊपर कहा जाता था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्यों इतना बदनाम करो कि आवाम उसके साथ ना आए, लेकिन आज देखिए हमें बदनाम करने की कोशिश की। हमने सिर्फ 7 दिन पहले कहा हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हजारों की तादाद में लोग यहां पर आए और इंडिया के अलग अलग शहरों में इतने लोग यहां पर आ रहे हैं। इससे उन्हें तकलीफ है कि एक तंजीम जिसके पास कैडर्स हैं और आवाम की मोहब्बत है, तो इन सारे रीजंस की वजह से पॉपुलर फ्रंट को टारगेट किया जा रहा है। मेरे बाद बहुत सारे स्पीकर्स इन मुद्दों पर बात करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहता हूं, हम जब से शुरू हुए तब से ऐसे धमकियां सुनते आए हैं, बैन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन चीजों को आप उन लोगों को डराओ। देखो ये बैन के बारे में कहने के वक्त लोग डर जाते हैं, छुप जाते हैं। जिन लोगों पर बैन लगा वो लोग इंडिया को आए ही नहीं, दूसरे मुल्कों में ही है। ये पॉपुलर फ्रंट एक अलग तंजीम है, हमारे अंदर अलग टाइप का डीएनए है। आप बैन की बातें करते हैं, हम पूरे इंडिया के अंदर कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर जाकर। हम डरने वाली तंजीम नहीं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है, इंडिया के जुडिशरी पर भरोसा है। आप अगर डेमोक्रेटिक तरीके से चलेंगे, आप कोई भी हम पर बैन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर संघ परिवार के प्रेशर की वजह से अगर बैन भी लगाने की कोशिश भी करे, हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया की जुडिशरी, इंडिया के दस्तूर में हमें इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। आखिर में आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप लोग जो यहां पर इतनी दूर दूर से आए हैं,
ये दिखाने के लिए कि आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ हैं। मेरी जो बहनें यहां पर आई हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आए हैं, हमारे उलमा जो आए हैं, हमारे बुजुर्ग जो आए हैं, मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि ये जो आज आप तकलीफ उठाकर यहां पर आए हैं, हम पर कर्ज है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कर्ज है। इंशाअल्लाह जब भी आपको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ेगी, ये कर्ज अदा करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हर एक मेंबर आपके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। यही बात कहकर वापिस आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी हिमायत की। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।